अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टार मेडिकल लर्निंग। आज हमने अस्थमा के बारे में और अस्थमा के ट्रीटमेंट्स के बारे में और अस्थमा की काजेज, अस्थमा की सिम्टम्स और इस देखेंगे कि जो होम्योपैथी की इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं उसका जिक्र हम इस टॉपिक में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अस्थमा के बारे में बता दूं कि अस्थमा जो है वो क्या चीज़ है। और ये याद रखिएगा, ये जो लेक्चर है खुसूसन होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या होम्योपैथिक यंग डॉक्टर्स के लिए जो कि सिम्टम्स पे अपनी मेडिसिन की सिलेक्शन कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि सिम्टम्स पे अपनी मेडिसिन की सिलेक्शन के साथ साथ आप किसी भी जो डिजीज़ है उसकी कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में जानें और उसकी इटियोलॉजी के बारे में जानें। जब आपको किसी भी डिजीज़ की इटियोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा, किसी भी डिजीज़ की पैथोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा, तो तब आप उसको क्योर करने में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। या आपको पता चल जाएगा कि आपने इस इटियोलॉजी पे आपने कौन सी रेमेडी यूज़ करनी है और उससे मुतल्लिका रेमेडीज़ जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्थमा जो है इसकी इटियोलॉजी क्या है और ये अस्थमा के जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए या आपको आपके जहन में बात बैठाने के लिए कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि अस्थमा को हम क्या कहते हैं। असल में अस्थमा जो है ये एक एलर्जी की टाइप्स है, यानी ये हाइपर सेंसिटिविटी जो है उसकी फर्स्ट टाइप है। ठीक है, इसके मीडिएटर्स के बारे में भी बात होगी, उसके बाद इसके एलर्जेंस के बारे में भी बात होगी, ये कैसे एलर्जी प्रोड्यूस होते हैं और इसके अलामात क्या होंगे। सबसे पहले इसकी इटियोलॉजी ये है कि इट इज़ अ डेफिनेशन भी कह सकते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, कि ये एक एलर्जी की एक टाइप है अस्थमा, ये याद रखिएगा। अब इस एलर्जी से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में 2 में ब्रोंकाइटिस के बारे में, निमोनिया के बारे में उसकी इटियोलॉजी भी बताई है और बताया है कि ब्रोंकाई क्या है। ये मैं ब्रोंकाई के बारे में बता देता हूँ, पहले हम डेफिनेशन मुकम्मल देखते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई है उसकी इन्फ्लेमेशन है, उसकी सोजश है। उसके बाद क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन। उस एलर्जन की वजह से क्या होता है, उस ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाती है, म्यूकस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। उस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, एक तो उस एलर्जन की वजह से जो हमारी ब्रोंक्यूल्स है या ब्रोंकाई है उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, उसमें कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, उसका डायमीटर कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे वहाँ पे म्यूकस की प्रोडक्शन जो कि वो उसको ब्लॉक कर देती है। नतीजतन क्या होता है कि एयर पैसेज वे जो है वो बुरी तरह से, एक तो जो है वो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो है वो उसकी नैरोइंग उसके अंदर आ जाती है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और दूसरे नंबर पे म्यूकस बढ़ जाता है। तो उसके अंदर एयर पैसेज वे का जो गुजर है एयर्स का ना आउट होता है ना इन होता है, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो जो अपीयर्स होंगी वो आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा। सबसे पहले देखते हैं ब्रोंकाई क्या है। ठीक है, मैं ब्रोंकाई के बारे में बताया था। स्टूडेंट फर्ज करें ये एक नॉर्मल डायग्राम है हमारे लंग्स का, फेफड़ों का। इसमें ये विंड पाइप है, विंड पाइप वो है जो ये हमारा लेरिंक्स से स्टार्ट हो रहा है और ये हवा को हमारे लंग्स के अंदर ला रहा है। ट्रेकिया के बाद जो है विंड पाइप, हम इसको ट्रेकिया कैसे कहते हैं। उसके बाद ये ब्रोंकाई है और ब्रोंकाई जो है मजीद जब डिवाइड होगी तो वो डिवाइड हो जाएगी ब्रोंक्यूल्स के अंदर। तो आप यहाँ पे समझे कि ब्रोंक्यूल्स के अंदर जब किसी भी किस्म की एलर्जेंस जो है, किसी भी टाइप्स के एलर्जेंस जो हैं, एलर्जेंस की टाइप्स जो हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे किसी भी टाइप्स के जो एलर्जेंस हैं वहाँ पे जाके अपना हिस्टामिन प्रोड्यूस करेंगे और वहाँ पे हिस्टामिन के नतीजे में जो है वो सडन रिस्पॉन्स जो उसका वहाँ के सेल्स देंगे, वहाँ के जो वेसल्स देंगी वो फौरी तौर पे कंस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। और वहाँ आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स है या ब्रोंकाई है जो कि नॉर्मल, जिसमें एयर पैसेज वे है और उसके बाद यहाँ पे उस एलर्जेंस की वजह से कंस्ट्रिक्शन आ गई है और कंस्ट्रिक्शन के साथ ही इसके अंदर ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर फ्लूइड या पस भर गई है। अब दो काम हो गए हैं, एक कंस्ट्रिक्शन हो गई है, ठीक है, वो पैसेज वे जो है वो जो पहले उसका डायमीटर ज़्यादा था अब उसका वॉल्यूम कम हो गया है, और दूसरा वहाँ उसके अंदर फ्लूइड या पस जो है उसके एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में उसके अंदर पस भर गई है।
अब दो मैकेनिज्म हो गए हैं, उसका वॉल्यूम भी कम, फ्लूइड भी बढ़ गई, नतीजतन क्या होगा, एयर पैसेज वे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब एयर पैसेज वे क्या कर रहा था, एयर पैसेज वे इस तरह कर रहा था कि हम जो ब्रीदिंग कर रहे थे, नॉर्मल जो एल्वेलाई थी या जो नॉर्मल ब्रोंकियाई थी, ब्रोंक्यूल्स था, वो क्या कर रहा था कि हम जब ब्रीदिंग कर रहे थे तो ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर डिफ्यूजन के जरिए जो हमारे लंग्स थे वो पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजन की फराहमी थी वो कर रहे थे। अब हो क्या गया है कि जिन ब्रोंक्यूल्स के अंदर उस ब्रीदिंग के नतीजा में ऑक्सीजन नहीं आना था, अब एक तो वो कंस्ट्रिक्शन हो गई है उसकी और दूसरा नंबर ब्लॉकेज हो गई है। कंस्ट्रिक्शन जो एलर्जेंस की वजह से उसने जो अपना रिएक्शन शो किया है, और जो उसके अंदर ब्लॉकेज है वो जो पस है वो बढ़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे दो मैकेनिज्म हो गए हैं। ठीक है, और इसके अब इसकी जो अलामात जाहिर होंगी, वो सिम्टम्स होंगी, वो सिम्टम्स हम कह सकते हैं अस्थमा की हैं। अस्थमा के सिम्टम्स क्या होंगी, अस्थमा के सिम्टम्स में अब हमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की प्रॉपर फराहमी चाहिए। अब जितनी जो हमारी बॉडी की डिमांड है, ठीक है, उतनी मकदार में जो सप्लाई है वो ऑक्सीजन की नहीं मिल रही। उसकी वजह से जो हमारे लंग्स है, हमारा हार्ट है या हमारी बॉडी है, एक तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुख्तलिफ सिम्टम्स होंगी। फॉर एग्जांपल ये जिस्म का हमारा नीला हो जाएगा, पेशेंट की जो लिप्स हैं वो नीले हो जाएंगे, जो हाथ हैं वो ब्लू कलर शो कर देंगे। उसकी वजह ये है कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो सप्लाई उतनी नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे ब्रोंक्यूल की ब्रोंकाई जो है वो कंस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, और उसमें पस भरी हुई है, वो डिफ्यूज ऑक्सीजन उसमें नहीं हो रही। ये वहाँ पे इडियोलॉजी बनी हुई है, ये वहाँ पे काज है। और उस वक्त जो अलामात शो होंगी उसका जिक्र हम करते हैं। अलामात का जिक्र करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि ये एक एलर्जी की टाइप है, यानी इसके अंदर अलर्जन इन्वॉल्व है। हाइपर सेंसिटिविटी की फर्स्ट जो है ये कह सकते हैं कि ये एलर्जिक रिएक्शन पहली टाइप है उसकी। उसमें अस्थमा के मुख्तलिफ अलर्जन्स हैं। फॉर एग्जांपल जिस वजह से एलर्जी हो सकती है अस्थमा का अटैक आ सकता है फौरी तौर पे, जो है ये इन हिस्टामिन के अगेंस्ट अपना रिएक्शंस जो है वो ब्रोंकाई वो शो कर सकती हैं। सबसे पहले डस्ट है हमारे पास, ये एक एलर्जन है, इसकी वजह से अस्थमा काज हो सकती है। उसके बाद स्मोक है, इसकी वजह से किसी भी किस्म के धुएं की वजह से जो हमारे अल्वोलाई का रिएक्शन है या हमारे लंग्स का रिएक्शन है वो कंस्ट्रिक्शन हो सकती है वहाँ पे, और वहाँ पे म्यूकस बढ़ सकती है इस एलर्जन की वजह से। दूसरे नंबर पे किसी भी किस्म का परफ्यूम है, इसकी वजह से भी अस्थमा काज हो सकता है इस एलर्जन की वजह से। उसके बाद कुछ पोलन्स हैं जो कि सेक्सुअल स्पोर्स हैं, कह सकते हैं मेल सेक्सुअल स्पोर्स हैं प्लांट के अंदर। जब ये पोलिनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उन दिनों में पोलन्स जो है ये भी अस्थमा काज कर सकते हैं, ये भी अलर्जेंस हैं, ये भी एयरबोर्न है, और एयर से जो है हमें हमारे नथनों से हमारे ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपना एक्शन शो करते हैं। सो ये थे वो एलर्जेंस जिनकी वजह से अस्थमा काज हो सकता है। इसके अलावा भी एलर्जेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिम्टम्स की बात कर रहा था। यहाँ पे मैं ये आपको ये वाज़ेह तौर पे बता देता हूँ कि सिम्टम्स के बाद जब मैं मेडिकेशन के बारे में बताऊँगा कि ये मैं बिल्कुल वीडियो सेल्फ मेडिकेशन के पे नहीं बना रहा। कोई भी पेशेंट जो है वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करे, वो एलोपैथिक का पेशेंट है, वो होम्योपैथिक का पेशेंट है, हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड जो आप करवा लेते हैं मेडिसिन वो यूज़ किया करें। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी मेडिसिन एलोपैथिक की लिया करें, एलोपैथिक की तो बिल्कुल ना लें। उसके बाद होम्योपैथिक की भी अपनी सिम्टम्स बता के मेडिसिन ना लिया करें जब तक आपको खुद से उसकी टियोलॉजी का पता नहीं चल सकता। ये उन पेशेंट के लिए है जो कि आप एक डॉक्टर को जल्दी लिखते आती हूँ, मुझे अस्थमा है, मुझे ब्रोंकाइटिस है या मुझे फलां बीमारी है, मुझे मेडिसिन सेलेक्ट कर दें। और वहाँ पे मेरे होम्योपैथिक दोस्त फटाफट एक सिम्टम्स के ऊपर 15 जो है ना वो प्रिस्क्रिप्शन होती है, फलां यूज़ कर लो, फलां यूज़ कर लो। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हम्बली कि जब तक आप उसकी काज ऑफ डिजीज़ को नहीं जान लेते, पेशेंट की बात पे यकीन ना करें कि उसको क्या बीमारी है। आप उससे बीमारी पूछते हैं, उसको बीमारी की नहीं पता। वहाँ पे एम्फीसीमा हो सकता है, यहाँ पे ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ऐसे सिम्टम्स में निमोनिया हो सकता है,
ऐसे सिम्टम्स में कोई और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम टीबी की सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं, लेकिन वो इनसे थोड़ी मुख्तलिफ है। लेकिन अस्थमा के सिम्टम्स, नमोनिया के सिम्टम्स, एम्फीसीमा के सिम्टम्स और ब्रोंकाइटिस की सिम्टम्स मिलती जुलती हैं, तो आप फटाफट वो कहते हैं जी बस आपको ब्रोंकाइटिस है, आपको अस्थमा है, ये मेडिसिन ले ले, परहेज करें ऐसी प्रिस्क्रिप्शन से जो है ना वो आप किसी भी पेशेंट को ठीक इस तरह नहीं कर सकेंगे जब तक आपको उसकी खुद से पता ना चल जाए कि मैंने इसके लिए कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है और मेरी प्रिस्क्रिप्शन कहाँ पे काम करेगी। डिजीज की इटियोलॉजी और मरीज से पूछने के बाद, अलामात पूछने के बाद देन आपको पता चलेगा जी ये ब्रोंकाइटिस एम्फीसीमा है कि ये मैं अस्थमा की मेडिसिन देने लगा हूँ। तो टॉपिक से हट गया था, बहुत सॉरी फॉर दैट। सिम्टम्स के बारे में बता रहा था। मैंने आपको बताया था कि हमारा लंग्स जो है इसके एयर पैसेज वे हमें ऑक्सीजन की फराहमी कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, वो ब्रोंकाइटिस हो, वो एम्फीसीमा हो, या वो अस्थमा हो, या इसके अलावा निमोनिया हो, इसके तीनों चारों जो ये डिजीजेज हैं इनके अंदर कॉजिटिव एजेंट्स अलग-अलग हो सकते हैं, इटियोलॉजी अलग-अलग होती है, लेकिन सिम्टम्स सेम तकरीबन शो हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो शॉर्ट ब्रोंकाइटिस है तो अब ऑक्सीजन की उतनी जो है ना वो सप्लाई नहीं मिल रही जितनी डिमांड है, तो सांस जो है ना उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, वो जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करेगा लेकिन शॉर्ट सांस आएगी। ठीक है, मतलब छोटे छोटे सांस हो जाएंगे आपके। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। उसके बाद ये याद रखिएगा, कफ जो है, कफ किसी भी इरिटेंट अगर आपकी लंग्स के अंदर कोई इरिटेशन पैदा कर रहा है, वो ब्रोंकाइटिस की सूरत में है, वो अस्थमा की सूरत में है, वो एम्फीसीमा की सूरत में है, वो जो है वो निमोनिया की सूरत में है, उसकी जो सिम्टम्स होगी वो कफ होगी। लेकिन कफ को आपने देखना है कि ये कफ किसकी तरफ जो है आपको सिग्नल दे रही है, किस डिजीज का सिग्नल है। इवन ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी कफ आएगी, लेकिन आपने आपका जहन उस मेडिसिन की तरफ ना जाए कि मैंने कफ की कौन सी मेडिसिन देनी है, बल्कि ये आपका माइंड काम करे कि ये कफ की पीछे कॉज क्या है। ठीक है, कि हमारा जो लंग्स है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, जो हमारी एल्वोलाई है, वो कौन सा रिएक्शन वहाँ पे है, कौन सी इटियोलॉजी कॉज हुई है जिसकी वजह से कफ की सूरत में सिम्टम्स अपीयर हो रही है। तो होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स के लिए ये मेरा मैसेज है, रिक्वेस्ट है हम्बली कि आप कॉज ऑफ डिजीज को देखने के बाद मेडिसिन की सिलेक्शन किया करें। पेशेंट को ठीक करना बहुत बड़ा काम नहीं है, उसकी इटियोलॉजी को, उसकी पेशेंट की कॉज ऑफ डिजीज के बारे में जानना, उसकी फिजियोलॉजी को जानना और उसकी पैथोलॉजी को जानना, फिर आप अच्छे होम्योपैथिक साबित हो सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट टाइटनेस मैं आपको बता दूं, चेस्ट टाइटनेस उसी वजह से होगी कि एक तो जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन है और वहाँ पे पस जमा हो चुकी है, उसकी वजह से जो है वो वहाँ पे टाइटनेस होगी और आपकी जो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, वो आपको जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो आपकी कम है, और डिमांड ऑफ ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए जो मरीज अलामात शो करेगा, वो अलामात जो होंगी उसमें तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, एक तो ये हम कह सकते हैं कि अक्सर जो अस्थमा का अटैक है वो रात को होता है। अब ये सुन लें कि उसकी इटियोलॉजी क्या है, रात को अस्थमा का अटैक क्यों होता है। बाई डे के वक्त जो है ना वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, हर जगह पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और हमें फ्रीली ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है, जो कि हमारी थोड़ी बहुत बॉडी की ज़रूरियात पूरा कर देती है। अब रात के वक्त क्या होता है, अब वो एक फैक्टर मिस हो गया, सनलाइट, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खत्म हो गया, ठीक है, और उसके साथ ही जो है ना जो हमारे इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन है वो प्लांट्स ने यूज कर ली ऑक्सीडेशन के लिए, और हमारे लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, अब रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा की वजह से जो है अब वो बॉडी रिएक्शन शो कर रही होती है कि मुझे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, इसलिए फिर वो सांस का जल्दी जल्दी आना, हार्ट जल्दी जल्दी बीट करना, ठीक है, और सांस जल्दी जल्दी आना ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ब्रीथिंग मैकेनिज्म हो और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी हो। तो उस वक्त जो है रात के वक्त इसका जो अटैक है वो ज्यादा हो सकता है। तो ये थी इटियोलॉजी शॉर्ट। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको शॉर्ट वक्त में ज़्यादा बातों का पता चल जाए।
तो एक तो देख लिया करें, अगर इस वीडियो के किस आखिर में मैंने वो इटियोलॉजी पे एनिमेशन दी है तो वो भी चेक कर लिया करें। बाकी अगर आपको ना देखना चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक यंग डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स, और बाकी जो मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करूं तो 10th क्लास का जो ये लेक्चर था अस्थमा का, वो यहाँ तक जो है वो स्टॉप है। इसके आगे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए मेडिसिन की सिलेक्शन और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में मैं कुछ बातें करूंगा। उसके बाद होम्योपैथिक यंग डॉक्टर्स और होम्योपैथिक यंग स्टूडेंट्स इस वीडियो को जो है वो ये लाजमी देखें मेडिसिन के बारे में। और जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब कीजिएगा। और अगर आप वो मेडिसिन के बारे में सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बता रहा था आपको, अब देख रहे हो हमने इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया था कि एक तो आपकी ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्शन, उसने कंस्ट्रिक्शन शो कर दिया, उसका वॉल्यूम कम हुआ है। दूसरे नंबर पे पस से भरी हुई है। अब आपके पास दो मैकेनिज्म है, या तो आप उसका एलर्जन फैक्टर्स को किसी तरीके से दूर करके, ठीक है, आप उसकी जो कंस्ट्रिक्शंस है उसको डायल्यूट कर दो, यानी आपको वैसोडाइलेटर्स देने पड़ेंगे। एक वैसोडाइलेटर जो कि ब्रोंकाई का वॉल्यूम ज्यादा कर देगी। इस सूरत में कंस्ट्रिक्शन है, ये वॉल्यूम प्रॉपर चाहिए जिसकी वजह से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन भी हो और ऑक्सीजन का पैसेज वे भी बन जाए। एक आज यहाँ आप वैसोडाइलेटर दे दो, ठीक है। वैसोडाइलेटर देने के बाद जो दूसरी मेडिसिन यहाँ पे आएगी वो आएगी आपकी, या तो जो पस या फ्लूइड उसकी प्रोडक्शन हुई है उस एलर्जेंस की वजह से, उसकी या तो आप उसको ख़त्म कर दो, या आप उसको यहाँ से जो है वो बाहर निकालो, एक्सक्रीट करो। आपके पास जो आसान वे है मैं आपको बता देता हूँ। होम्योपैथी के अंदर सबसे आसान वे जो जिन मेरे डॉक्टर हजरात को कमांड है उनको पता है कि हमारी कौन सी मेडिसिन वैसोडाइलेटर है। ये याद रखिएगा कि ये बहुत कम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो माशाल्लाह ये कमांड रखते हैं कि उनको पता है कि हमारी मेडिसिन कहाँ पे जाके फिट आती है, कहाँ पे निशाना करती है, कहाँ पे टारगेट करती है। और बाकी एलोपैथी की बात तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए बहुत सी वैसोडाइलेटर मेडिसिन है वो इस्तेमाल हो रही हैं। उसके बाद जो है उसको वो स्प्यूटम या उसकी प्रोडक्शंस को मतलब बाहर निकालने के लिए बहुत से एक्सपेक्टोरेंट हैं, ठीक है। वहाँ पे वो बात, यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट की बात होगी, मैं वो मेडिसिन बताऊंगा। या तो वो ये जो कंस्ट्रिक्शन काज हुई है इसको डायल्यूट करेंगे, डायल्यूटर होंगी, वैसोडाइलेटर होंगी, या नॉर्मली जो आपकी फ्लूइड पस है उसको बाहर निकालेगी। एक बात मैं आपको बता दूं, एलोपैथी के वो पेशेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, खसूसन वो पेशेंट जो कि अस्थमा के साथ साथ कार्डियक डिजीजेस या वो जो है वो ट्रेकीकार्डिया जिनको हाई ब्लड प्रेशर क्या कहा जा सकता है वो पेशेंट है, वो याद रखिएगा कि वो हमेशा, अगर वो अस्थमा के पेशेंट हैं तो वो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन अगर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे प्रिस्क्रिप्शन के बाद लिया करें। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बीटा ब्लॉकर जो है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करती है और वो उनके लिए है जो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाते हैं। बाकी आप जनरल किसी से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेकर ना खाएं, उनके लिए ये पैगाम है जो कि इसके हाई ब्लड प्रेशर के मरीज और अस्थमा के पेशेंट है जो एलोपैथिक ले रहे हैं। आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करता हूँ शॉर्ट वे से। सबसे पहले मैंने बताया था कि फ्लूइड पास को किस तरह आपने एग्जॉस्ट करना है। 2-3 मेडिसिन मैं बताऊंगा जो कि होम्योपैथिक के अंदर ऐसा काम कर रही हैं कि ये उस जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको निकालने का काम करती हैं। एलोपैथिक में इसको एक्सपेक्टोरेंट कहेंगे, जबकि होम्योपैथिक के अंदर हमारा अपना एक वे ऑफ पैथी है और हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स चल रहे हैं। हमने उस सिम्टम्स पे मेडिसिन सेलेक्ट करनी है। सो ये अभी हमने इस पे रिसर्च नहीं की, बहुत से लोग रिसर्चर हैं वो कर रहे हैं, उनके मुशाहदा में बात है कि हम एपिकॉक देने से एक्सपेक्टोरेंट का काम ले लेते हैं। एक्सपेक्टोरेंट का काम उस वक्त एपिकॉक से ले लेंगे। किसी भी पेशेंट की अगर पस बलगम बाहर निकल रही है, उसे दुश्वारी है, उसके निकलने से उसको आसानी पैदा हो रही है, तो हमेशा स्टूडेंट्स एपिकॉक को याद रखिएगा। एपिकॉक जो है एंटी एमेटिक मेडिसिन है।
और उसके बाद ये जो है ये मेडिसिन कुछ एलोपैथिक के अंदर एंटी बैक्टीरियल भी इस्तेमाल हो रही है, ये इसके ट्रीटमेंट के डायरिया के ट्रीटमेंट के अंदर, लेकिन हमने होम्योपैथिक के अंदर इसको डाइल्यूट किया हुआ है और हम पोटेंटाइज किया हुआ है। यहाँ पे हम इसको जो है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दे रहे हैं जहाँ पे ये काम कर रही है। लेकिन अस्थमा के केस में आप इसको बलगम निकालने के लिए एपिकॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं। पासाडेला की बात करूं तो मैंने कुछ डॉक्टर से सुना और मैं वो अप्रिशिएट करता हूं डॉक्टर्स को, उनकी रिसर्च है कि ये जो है ये वैसोडाइलेटर मेडिसिन है, ये याद रखिएगा। उनके जो अल्फाज है वो कहते हैं कि ये ब्लॉकेज चैनल्स की ब्लॉकेज को खोल देती है, और मेरे ये अल्फाज हैं कि ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है, यानी कि ये जो है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो उसी तरह सेम काम करती है, और ये जो है वेसोडाइलेटर्स भी है, ठीक है। आपकी जो वेसल्स हैं उसको डायलेट करती है ताकि वहाँ पे जो पैसेज वे है उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाए, और ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स पे काम करती है, सिक्रेशन बनाने वाले ग्लैंड्स पे काम करती है। वो कैसे भी ग्लैंड्स हों, आपकी बॉडी के तमाम ग्लैंड्स, वो एडर्नल हो सकता है, वो टेस्टिस हो सकता है, ठीक है, वो थायराइड हो सकता है, पैराथायराइड हो सकता है, पाइनियल ग्लैंड्स हो सकता है, सबकी सिक्रेशन पे इसका इफेक्ट है, और ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स पे काम करती है, वाइसोडाइलेटर का काम करेगी। स्पोंजिया खसूसन उस वक्त जब आपकी बलगम जमी हुई है, बार्किंग कफ हो रही है, आपको खुशक खांसी है, तो स्पोंजिया अच्छा काम करती है। उसके बाद कार्बोवेट, जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से, आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो अब देखते हैं जी, वो कार्बोवेट का पेशेंट देखो, कार्बोवेट का पेशेंट क्या है जी, होंठ नीले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लागर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, चेहरा उसका पीला है। भाई पीलेपन की वजह मैंने आपको बता दी कि पीलेपन की वजह नीला है, सॉरी होंठ नीले हैं, आपका चेहरा नीला है, या उसके हाथ, उसकी वजह यही है कि सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है नॉट इनफ टू डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, कि जितनी वो उसकी डिमांड है ऑक्सीजन की वो जिस्म के अंदर पूरी नहीं हो रही, सप्लाई जो है वो कम आ रही है, तो आप कार्बोवेट को इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद कैमोमिला आपकी सिम्टम्स पे अच्छी मेडिसिन है, बच्चों में अच्छा काम कर जाती है। उसके बाद मैंने आपको एक्सपेक्टोरेंट बताया था, एंटमटाट एक अच्छी एक्सपेक्टोरेंट है। किसी भी अब एलोपैथिक सिरप जो एक्सपेक्टोरेंट जिस पे लिखा होगा वो आप उसको छोड़ के एंटमटाट की तरफ देखें तो एंटमटाट 3200 में आपको अच्छा रिजल्ट देगी, और बलगम जो है वो आपकी स्पेल आउट करेगी, ठीक है। ये आपकी बलगम को अखराज करेगी, आप इसको मखरज बलगम या आप इसको कह सकते हैं एक्सपेक्टोरेंट एंटमटाट, ठीक है, 200 to 30 पोटेंसी में। उसके बाद नेट्रम सल्फ है, आप इसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक की प्रैक्टिस में हर एक के पास एक एक नुस्खा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट की बात करूँ तो ब्लॉटा एक अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है, आपकी बलगम भरी हुई है छाती के अंदर, ठीक है, खरखराहट आवाज़ें आ रही हैं खरखराहट की, ठीक है, विस्लिंग हो रही है उसके अंदर, ठीक है, स्नीजिंग हो रही है, वीजिंग हो रही है उसके अंदर, तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, ब्लाटा को, एंटमटाट को और आपकी एपिकॉक को। ये तीनों का तकरीबन जो है वो चेस्ट पे ऐसा ही इफेक्ट है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है कि ये एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे काम आएगी। उसके बाद नक्सवामी का एक अच्छा स्टिमुलेंट है, इसके बारे में इतना कहूँगा, ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आर्सेनिकम एल्बम की आपके पास सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं, पेशेंट में रेस्टलेसनेस है, वीकनेस है, ठीक है, तो आप आर्सेनिकम एल्बम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे लिए बड़ी अहम है। तो मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपके दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक अस्सलाम वालेकुम।